इग्नो से करने वाले सभी विद्यार्थी, मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और वो एक ऐसा माध्यम चाहते हैं जिसकी मदद से उन्हें बुक्स उठाने की ज़रूरत ना पड़े। और मैं 100% आपको आश्वासन देता हूँ, मेरी इस एपिसोड से उनको बहुत ढेर सारा फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, समय न गंवाते हुए हम चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, पैनिक एंड फोबियाज। हम सभी अपने लाइफ में जानते हैं कि हम लोग एंग्शियस होते हैं, चिंता करते हैं अपने बच्चों की, अपने परिवार की, आसपास के माहौल की। इसीलिए हमें कभी कभी एंग्जाइटी हो जाती है। एंग्जाइटी कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि अब ये देखिएगा, अगर हमें एंग्जाइटी ना हो, अगर हमें चिंता ना हो कि अरे भाई अब इग्नो की बुक्स की तैयारी करनी है, तभी तो हम यूट्यूब पर ढूंढते हैं कि कोई ना कोई बहुत बढ़िया हमें बताए कि किस तरीके से हम प्रिपेयर करें, अपनी तैयारी करें। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये जो साइकोलॉजी के एपिसोड्स हैं मैं बना रहा हूँ, और लाइन टू लाइन हम इसमें पढ़ेंगे और आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टडी है आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली है। तो आइए चलते हैं। फीलिंग एंग्शियस अबाउट हाउ टू फिनिश दिस लार्ज कोर्स विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, you may welcome this anxiety at least to a certain extent. It would help you learn quickly and to get good marks. Anxiety is indeed a common reaction to stress. तो यहाँ एक चीज़ जान लीजिए, हमें जो चिंता होती है, हमें जो परेशानी आती है, वो एक कॉमन रिएक्शन है। एंग्जाइटी एक कॉमन रिएक्शन है स्ट्रेस का। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो नेचुरल सी बात है, हम एंग्शियस होते हैं, और एंग्शियस जब होते हैं तो एंग्जाइटी आना स्वाभाविक सी बात है। और लेकिन ये एंग्जाइटी एक बहुत बेहतरीन काम करती है, ये हमें बचाती है लापरवाह होने से, बीइंग केयरलेस एंड हैंस फ्रॉम एक्सीडेंटल डिजास्टर्स। और बहुत बड़े बड़े जो डिजास्टर्स हैं, आपदाएं हैं, उनसे वो हमें बचा लेती है। क्योंकि कई बार हम एंग्जाइटी में, एंग्शियसनेस में फ्यूचर प्रोडिक्ट भी कर लेते हैं, जो कि बहुत 0.5% मैं अगर समझूं तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ज़्यादा चिंता करोगे, कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और चिंता चिता सामान्य भैया। तो इन चीज़ों को यदि आप मद्देनजर रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। कहते हैं अगर आपको एंग्जाइटी ना हो तो आप पढ़ाई करोगे नहीं ना अपने एग्जाम के लिए। यदि एक माँ को एंग्जाइटी ना हो अपने बेबी की हेल्थ की, तो शायद वो उसकी देखभाल करना भूल जाए। और यदि आपको एंग्जाइटी ना हो तो आप अपना पैर सांप के ऊपर रख दो, वो सांप आपको डस ले, काट ले। लेकिन जब ये एंग्जाइटी, ये जो चिंताएं हैं, डिसऑर्डर में कब परिवर्तित होती हैं? जब आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, यू आर सो एंग्शियस दैट यू हैव ब्रेक डाउन एट द एग्जामिनेशन हॉल। और यहाँ जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, कभी कभी जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, ढेर सारी तैयारी कर रखी है, और वहीं आपका दिमाग आपका साथ छोड़ देता है, आप भूल जाते हो सारी चीजें। दैट इज द ब्रेक डाउन एट एग्जामिनेशन हॉल। एंग्जाइटी इज a disorder when the mother is so anxious that her baby may fall ill. अब एक माँ इतनी ज्यादा चिंता कर ले अपने बच्चे की कि वो कहीं बीमार तो ना हो जाए, और इस चीज के लिए वो भगवान से दिन रात प्रार्थना करे कि हे प्रभु मेरे बच्चे को ठीक रखना, और इसी चिंता में वो अपने बच्चे की देखभाल करना ही भूल जाती है। तो ये एंग्जाइटी तो सही नहीं है। एंग्जाइटी इज अ डिसऑर्डर व्हेन यू फेंट इफ समबडी नेम्स अ स्नेक। यदि किसी ने ये कहा कि अरे देखो आपके साथ या सांप पड़ा है, देखिए आपके पीछे सांप है, तो या आपके देखिए, तो इस तरह से सांप का नाम सुनते ही यदि आप बेहोश हो जाते हैं तो दैट इज डिसऑर्डर। और ये एक दिन में शुरू नहीं होता, महीनों लग जाते हैं। कम से कम 1 महीने इस तरह के सिम्टम्स आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देते हैं, तो आप समझिए आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये जो साइकोलॉजी है, ये दिनचर्या को भी आपके बेहतर करती है यदि आप इसे बेहतर तरीके से समझ के चलते हैं। और हमारे आसपास डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स भी हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी
एज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एंग्जाइटी, कि जो पैथोलॉजिकल जो एंग्जाइटी है वो कैसे नॉर्मल एंग्जाइटी से डिफरेंट है, और वो कौन कौन से पैटर्न हैं कि हमें जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हम ले सकते हैं, और वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। इस यूनिट में हम यही पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ साइकोलॉजी में दो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि जो डायग्नोस्टिक टूल होते हैं हम कैसे पता लगाएं, कैसे इसका इलाज करें। तो एंग्जाइटी जो डिसऑर्डर है, सबसे पहले तो जान लो कि ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स मिलकर एंग्जाइटी डिसऑर्डर बनाते हैं, और जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। और इसी क्लासीफाइंग डिसऑर्डर, इस ऑर्डर में हम इस डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई करते हैं, और उसके लिए हमें हमारे पास दो तरह के डायग्नोस्टिक जो और स्टैटिस्टिकल मैनुअल है मौजूद हैं, DSM-4 और अभी तो 5 भी आ चुका है, लेकिन इग्नो की हमारी बुक्स में DSM-4 के ऊपर आधारित सारे डायग्नोस्टिक सिस्टम दिए हुए हैं। और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज वर्जन 10 यानी कि ICD-10, ICD-11 भी मार्केट में आ चुका है। आप इसकी संबद्धता के लिए इसमें क्या क्या जो चेंजेस हुए हैं, मेरे इन साइकोलॉजिकल एपिसोड्स को देखना ना भूलें, वहां आपको जरूर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू DSM-4 द प्राइमरी टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में क्या क्या शामिल होते हैं। प्राइमरी टाइप्स के जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर विद और विदाउट एगोराफोबिया। एगोराफोबिया क्या होता है? एगोरा जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है प्लेसेस, भीड़ भाड़, है ना, जहाँ लोग कई बार बहुत ज़्यादा पैनिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं भीड़ को देखकर, बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये जो पैनिक डिसऑर्डर है ये विद और विदाउट एगोराफोबिया होता है। फोबिक डिसऑर्डर्स ऑफ द स्पेसिफिक और सोशल टाइप, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इन सब चीज़ों के बारे में हम, इन सभी डिसऑर्डर के बारे में आगे वन बाय वन हम जानेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर। तो इस यूनिट में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, और इससे संबंधित जो केस स्टडीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है ना। अब आप देखिएगा, लेकिन इस बुक में एक चीज़ स्पष्टता दी गई है कि जो नेम्स हैं वो फिक्शिशियस हैं, काल्पनिक नामों का इस्तेमाल किया गया है। सिचुएशंस जो घटित हुई हैं, जो पेशेंट्स आए हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, उनसे संबंधित ये जो इस बुक में डाला गया है बिल्कुल रियल है। तो अभी हम जानते हैं कि नेचर ऑफ एंग्जाइटी एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर शामिल होते हैं, ये चीज़ जान लीजिए। और सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है यहाँ फियर और एंग्जाइटी। फियर एक बेसिक इमोशन है ह्यूमन बींग्स का, बेसिक इमोशन है कि डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी एक सिचुएशन का, किसी एक व्यक्ति का, है ना, या नेचुरल डिजास्टर का भी एक डर हो सकता है। कुछ लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, जहाँ सॉइल इरोजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं जब बारिशें होती हैं, जहाँ अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं। तो लोगों के अंदर एक फियर होता है, एक थ्रेटनिंग सिचुएशन उनके दिमाग में होती है, जिसमें दो ही चीज़ें उस व्यक्ति के साथ होती हैं, या तो उस स्थिति का वो सामना करे या उस स्थिति से वो भाग जाए। और ये जो स्थितियां हैं ये हमारे जो दिमाग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, दो तरह के हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यही हमें इस तरह की फीलिंग्स देते हैं, हमें सेव करते हैं, हमें बचाते हैं। मान लीजिए कोई ठग कोई स्ट्रीट में आपके ऊपर अटैक कर देता है और आपके अंदर एक गहरा डर बैठ जाता है आपके अंदर, बिल्कुल, देन यू वुड ईदर रन फॉर डियर लाइफ और हिट हिम बैक। या तो आप उसे अटैक वापस करेंगे कि अच्छा तो मुझे डरा रहा है, या आप अपनी प्यारी जिंदगी को बचाने के लिए वहां से भाग जाएंगे। और ये जो मतलब एक फियर है, ये इस तरह का जो डर है, हमारे कॉग्निशन ऑफ द थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट, ये इन्वॉल्व करता है कॉग्निशन को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी समझ को कि उस ऑब्जेक्ट से डरना है नहीं डरना है। और इसी वजह से हमारे अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुछ फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स जैसे हमारे दिल। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जो इस तरह की जो फियर इन्वॉल्व होता है कॉग्निशन ऑफ द थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट, तो उस वक्त सब्जेक्टिव कॉग्निशन ऑफ बीइंग इन डेंजर,
उस समय हमें क्या एहसास होता है कि हम जैसे बहुत बड़े खतरे में हैं, और उस स्थिति के दौरान हमारे अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हार्ट रेट का बढ़ जाना, बिहेवियरल कंपोनेंट्स लाइक रनिंग और हिटिंग। एंजाइटी ऑल्सो इन्वॉल्व्स सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ थ्रेट, कि हमारे दिमाग में एक सब्जेक्टिव परसेप्शन हो जाता है डर का, और इसकी वजह से हमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और कुछ बिहेवियरल रिएक्शंस होते हैं हमारे लेवल पर। और बिल्कुल इसमें जो एंजाइटी होती है उसमें फियर की तरह नहीं होता है कि इमीडिएट थ्रेट का हमें सामना करना पड़े। ये एंजाइटी लाइक इस तरीके से होती है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि हम घर से बाहर ही नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमें हमेशा इस चीज़ का डर बना रहता है कि कोई हमारे ऊपर हमला कर देगा, है ना। कोई बदमाश, हुडलम, हुडलम का मतलब होता है कोई बदमाश हमारे ऊपर हमला कर देगा। तो ये दोस्तों एंजाइटी होती है। आपने प्रोजेक्ट किया, अपने इमेजिनेशन में प्रोजेक्टिंग द थ्रेटनिंग सिचुएशन इन फ्यूचर एंड रिएक्टिंग टू इट एज इफ इट इज इमिनेंट, कि ये तो अभी की अभी आपके साथ ये घटना घटेगी, आपको ऐसा फील होता है। तो यू मे नोट दैट एंजाइटी सर्व्स अ काइंड ऑफ एडेप्टिव फंक्शन एज वेल। बिल्कुल, कि जो एंजाइटी है एक एडेप्टिव फंक्शन को भी फील करवाती है हमें, क्योंकि इस स्थिति के लिए एडेप्टिव फंक्शन का मतलब है कि उस स्थिति को हमने स्वीकार कर लिया, भाई अडेप्ट कर लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, प्रिपेयर्स ए पर्सन टू फाइट और फ्लाइट। या तो हम जो है ना उस सिचुएशन से लड़ें, या जो है ना वहाँ से भाग जाए, अगर वास्तव में इस तरह का खतरा हमारे सामने आता है। बट इफ द पर्सन अवॉइड्स द वेरी सिचुएशन दैट इन हर परसेप्शन में कॉज द डेंजर, लेकिन यदि व्यक्ति इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करता है तो उसके परसेप्शन में, उसको फीलिंग में ये लगता है कि हाँ इस वजह से मुझे जो है ना ये खतरा हो रहा है। एंड और यदि ये सिचुएशन उनको अनरियलिस्टिक लगती है, कि वास्तव में होती ही नहीं है, जो दिखती ही नहीं है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो डेबिलिटेटिंग हो जाता है फ्रेंड्स, यानी कि बहुत कम हो जाता है। दस यू में डिस्टिंग्विश बिटवीन एडेप्टिव एंग्जाइटी एंड पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी। आपको दो तरह की एंग्जाइटी में अंतर स्थापित करना है, जानना है कि एडेप्टिव एंग्जाइटी यानी कि जिसको हमने मान लिया, अडेप्ट कर लिया हमारे आसपास की स्थिति को देखते हुए कि अरे सच में मेरे ऊपर ये हमला हो जाएगा, या सच में ये खतरा आने वाला है। और पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी हमें जो रियलिस्टिक जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं कि अकरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसको एसेस करना ज़रूरी है कि वास्तव में इस डर की वजह से कि एक व्यक्ति किस तरीके से एक नकारा हो जाता है, डिसफंक्शनल हो जाता है, यानी कि उसका अपने शरीर के ऊपर काबू नहीं रहता है, अपने माइंड के ऊपर काबू नहीं रहता है, और वो फ्रेंजी सिचुएशन में आ जाता है कभी। तो उसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर के हमें जानना ज़रूरी हैं। और कॉग्निशन और सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ डेंजर विच मे बी अकम्पनीड बाय विविड एंड ओकेजनली मॉर्बिड इमेजेस ऑफ द डिफिकल्टीज एनकाउंटर। जैसे कोई भी जो मुश्किल से एनकाउंटर होते हैं, हमारा आमना सामना होता है किसी सिचुएशन को लेकर, तो हमारे दिमाग में कुछ उसके प्रति मॉर्बिड इमेजेस बन जाती हैं, नश्वर सी जो इमेजेस हैं कि भी अरे शायद मैं मर जाऊँ, मरने की फीलिंग भी उनको आ सकती है। तो पैथोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, नर्वसनेस यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इस चीज़ को डील करता है, एक्टिवेट हो जाता है, और इसकी वजह से हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हम ट्रेम्बल करने लग जाते हैं, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट आ जाता है, डायलेटेड प्यूपिल्स हो जाती है, नोजिया की कंडीशन आ जाती है, यानी कि हमारी आंखें एकदम फट जाना। और इस तरह से बिहेवियरल लेवल पर अगर हम इस टेंडेंसी को अगर अवॉइड करते हैं, है ना, किसी ड्रेडेड किसी खतरनाक सिचुएशन में, तो कुछ केसेस में बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनको टेंडेंसी इज मतलब देयर इज़ यूजुअली टेंडेंसी टू अवॉइड द ड्रेडेड सिचुएशन। बिहेवियरल लेवल पर ड्रेडेड जो भयानक सिचुएशन है उसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में वो सिचुएशन अवॉइड नहीं होती, इसलिए परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में दोस्तों जानिए, हमारे घर में यदि बुजुर्ग होते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे बेटा जाके जो है ना दरवाज़ा बंद करा, है ना। अब वो दरवाज़ा वो बंद भी कराता है, फिर भी उनको लगा रहता है कि नहीं शायद उन्होंने बंद किया कि नहीं किया, वो फिर दोबारा खुद चेक करके आते हैं। तो इस तरह की स्थिति ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आती है। और कई बार क्या होता है कि आपके साथ कोई बुरा घटना घटा पास्ट लाइफ में, और वो बार बार आपको याद आ रहा है,
तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। रिपीटेटिव बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड इन दिस सिचुएशन। हम यहाँ रिपीटेटिव बिहेवियर को पढ़ते हैं। आइए हम जानते हैं कि पैनिक अटैक, उसके सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो आपने कभी ऐसा देखा होगा, आपने कभी सामना किया होगा ऐसे व्यक्ति का जो अचानक ही ऐसे बिहेव करने लग जाता है कि जैसे बहुत गंभीर स्ट्रेस हो गया, उसे पता नहीं कितना भयानक स्ट्रेस है, उसको पसीने आने लग जाते हैं, फेंट्स होने लग जाता है, बेहोशी की हालत हो जाती है उसको सांस नहीं आता है। इस तरीके से ऐसा लगता है कि वो खुद भी सोचने लग जाता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया है, लेकिन कुछ ही समय में स्थिति नॉर्मल हो जाती है, वो रिकवर कर जाता है। लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि ट्रांजिएंट कार्डियक प्रॉब्लम, कुछ समय के लिए एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ कार्डियक का खतरा बन जाता है, लेकिन ये एक पैनिक अटैक भी हो सकता है। उसको किसी चीज़ का डर लग रहा हो, इम्पेंडिंग जो डिज़ास्टर्स हैं उसे लग रहा हो कि भी नहीं मेरे ऊपर तो ये खतरा आ जाएगा, या वो बाहर वाला गुंडा मेरे ऊपर अटैक कर देगा, या इस बंदे ने वो बात कही थी, तो बस कई तरह की चीज़ें जहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको वार्न करता है, इसीलिए वो बहुत सारे सिम्टम्स को जनरेट करता है। और इस तरह का जो पैनिक अटैक होता है अचानक ही होता है दोस्तों, एब्रप्टली एंड यूजुअली रीच इट्स पीक विद इन 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट में अपनी पीक पकड़ लेता है। और इस तरह के अटैक में जो विक्टिम्स होता है कंप्लीटली ओवरपावर्ड बाय द सिम्टम्स पूरी तरह से ओवर पावर हो जाते हैं, और मैनी ऑफ विच आर फिजियोलॉजिकल इन नेचर। फिजियोलॉजिकल होते हैं, शारीरिक रूप से जो सिम्टम्स आते हैं हमें देखने को मिलते हैं। DSM-4 के अनुसार जो ये कंडीशन है, उसके अनुसार ये होते हैं, अगर ये कंडीशन लगभग 1 महीने तक जारी रहे तो आप समझिए कि व्यक्ति पीड़ित है पैनिक अटैक का। और उसके साथ जो कंडीशंस आती हैं, पल्पिटेशन और पाउंडिंग हार्ट, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग और शेकिंग, सेंसेशन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और बीइंग स्मोदर्ड, ऐसा लगता है कि किसी ने आपका गला पकड़ के जो है ना दबा दिया हो। फीलिंग ऑफ चॉकिंग आती है आपको, चेस्ट पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, नोजिएटेड फीलिंग होती है, नोजिया एंड एब्डोमिनल डिस्ट्रेस होता है, फीलिंग डिजी एंड लाइट हेडेड फेंट, आपको बड़ी सुस्ती छा जाती है दोस्तों। डी रियलाइजेशन और डी पर्सनलाइजेशन, यानी कि प्रेजेंट स्थिति से वो रियलिटी से अपने आप को हटा लेता है, ऐसी कंडीशन होती है। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल और गोइंग क्रेजी, फियर ऑफ डाइंग, पेरेस्थाइसिस, चिल और हॉट फ्लैशेस, यानी कि पेरेस्थाइसिस ऐसी कंडीशन होती है जहाँ टिंगलिंग सेंसेशन होता है, झुंझुनी सी होती है हाथों और पैरों में, और चेहरे और नेक रीजन की तरफ आपको या तो ठंडापन का एहसास होगा या हॉट फ्लशेज होंगे, यानी कि आप हाथ लगा कर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कितनी एनर्जी आपके शरीर से जा रही है, यानी कि वार्मनेस का फील होता है आपको। और ऐसी स्थिति में यदि टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ऐसे व्यक्ति की, तो ऐसा लगता है कि फियर ऑफ डाइंग, गोइंग क्रेजी, कई बार अपने बालों को भी नोच लेता है, नर्वसनेस, शेकिंग एंड स्ट्रेस आर कॉमन, द पर्सन सीम्स टू हैव नो कंट्रोल ऑन वन सेल्फ, उसका अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। समटाइम्स वन फील्स लाइक द बिगिनिंग ऑफ हार्ट अटैक, उसे फील होता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, एज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एज इफ वन इज नॉट गेटिंग एनफ एयर, उसको ऐसे लगता है कि जैसे अरे मुझे प्रॉपर तरीके से हवा नहीं मिल रही। ये कंडीशंस वास्तव में होती है कि ब्रेन जनरेट करता है कि संभल जाइए। पाल्पिटेशन होता है, हाइपर वेंटिलेशन की स्थिति आ जाती है, रैपिड हार्ट बीट्स होती है, चेस्ट पेन होता है, चोकिंग सेंसेशन होती है, और उसके साथ साथ चोकिंग सेंसेशन में बहुत ज़्यादा पसीना भी उसे आता है, सुस्ती छा जाती है, सिर बिल्कुल लाइट हेडेडनेस हो जाता है, हल्का हो जाता है, नोजिया एंड फेंटिंग की स्थिति आ जाती है कि उसे नोजिएटेड चक्कर से आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे वो वॉमिट करेगा, और उसे बेहोशी की स्थिति आ जाएगी, और एक व्यक्ति अपने आप को वास्तविक सिचुएशन से हटा लेता है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी आसपास की सराउंडिंग से अपने आप को अलग कर लिया है। उसे ओड सेंसेशंस होते हैं, इन ए व्हर्लपूल ऑफ ओड सेंसेशंस, यानी कि उसे जो फीलिंग होती है बड़ी अजीब अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। ओकेजनली देयर आर नॉट हॉट फ्लैशेज और सडन चिल्स, है ना, कभी कभी नहीं होते हैं हॉट फ्लैशेज और सडन चिल्स, बट बर्निंग सेंसेशन इन फेशियल एंड नेक एरिया। अभी ये क्या कहते हैं, कभी कभी उनको जो है ना ठंडापन का एहसास होता है, जैसा मैंने बताया ओकेजनली, कभी कभी होता है उनको, बर्निंग सेंसेशन होती है उनको फेशियल और